नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले 2 सत्रों में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण आत्मपरक ललित निबंध पर बात की, उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझा और आज के सत्र में हम उसी निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध उनके किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शंस हैं कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल या कुटज। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इस संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1951। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून किसका प्रतीक है? सभ्यता का, बर्बरता का, कल्पना का या यथार्थ का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब तक तो आपको ये सारे उत्तर कंठस्थ हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्योंकि नाखून बर्बरता का प्रतीक है और जब लेखक नाखून के काटने की बात करते हैं यानी वे मानवीय गुणों के विकास की ओर संकेत करते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, असल में वही उसके अस्त्र थे, मैं वही शब्द संकेतक है। ये पंक्ति है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के मूल पाठ से ली गई है। तो इस पंक्ति में ये जो वही शब्द है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि वही शब्द किसके लिए आया है? प्रवृत्तियों का, हिंसा का, को की जगह का कर लेंगे दोस्तों, ये का है। प्रवृत्तियों का, हिंसा का, नाखून का या दांतों का। तो यहां पर संकेतक है वही शब्द नाखून का, क्योंकि वही उसके अस्त्र थे यानी नाखून ही उसके अस्त्र थे। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? हास्य व्यंग्य, आलोचनात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध या आत्मपरक ललित निबंध? तो इस पर भी हमने अपने पहले सत्र में विस्तार से चर्चा की थी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आत्मपरक ललित निबंध है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जब लेखक किसी भी निबंध को लिखते समय मैं शैली का प्रयोग करता है, यानी अपने परिवेश से कोई घटना उठाता है और मैंने ऐसा किया या मेरी बेटी ने प्रश्न पूछा, मैं सोच में पड़ गया, इस तरह की चर्चा कई बार लेखक शुरू से अंत तक पूरे निबंध में करते हैं। तो यानी ये आत्मपरक निबंध है, मैं शैली में लिखा गया निबंध है। दूसरी बात, अपने पारिवारिक जीवन की एक छोटी सी बात से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही परमाणु अस्त्रों के संचय की बात, हिंसा की बात, समाज और परिवेश में बढ़ रही बर्बरता की बात को उठा लिया है, उस समस्या को उठा लिया है, यानी युद्ध और हिंसा की समस्या को उठाया है। इसलिए, और ये ललित निबंध का खास गुण है, तो इसलिए ये कैसा निबंध हुआ? आत्मपरक ललित निबंध। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने अनजान की स्मृतियां नहीं कहा है, यानी इनमें से किसे अनजान की स्मृतियां नहीं कहा है? क्रोध, वैर, हिंसा को यहां कॉमा लगा लेंगे, केश बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का गिरना। तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कि पलकों के गिरने की जो प्रवृत्ति है वो हमारी सहज प्रवृत्ति है, यानी हम कोशिश करें तो कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं पलकों को झपकने से, लेकिन अंततः पलकों की सहजात वृत्ति है, यानी सहज स्वभाव है कि वे झपकेंगी ही, वो गिरेंगी ही और वो उठेंगी ही। इसी प्रकार मनुष्य के बचपन के दांत टूट जाते हैं और दोबारा आते हैं, उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वतः आते हैं। केश स्वयं स्वतः बढ़ते हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये तीनों सहजात वृत्तियां हैं, लेकिन क्रोध का भाव, वैर का भाव, हिंसा का भाव, ये अनजान की स्मृतियां नहीं है। अनजान की स्मृतियां हैं ये तीन। तो अनजान की स्मृति कौन सी नहीं है? ए नहीं है। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। द्विवेदी जी ने यहाँ किस परंपरा की ओर संकेत किया है? इस कथन को हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। विकल्प है अहिंसा की परंपरा, बी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, सी ज्ञान की परंपरा या डी स्व के बंधन की परंपरा। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, यहां पर स्व के बंधन की परंपरा की बात कर रहे हैं द्विवेदी जी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, यह लेखक से किसने कहा? प्राणी विज्ञानी ने, दार्शनिक मित्र ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दो जगह निबंध में लेखक ने जिक्र किया है प्राणी विज्ञानी की, जिनकी बात जिन्होंने कहा था कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम होती है, और दो बार इस संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं लेखक अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भारतीय संस्कृति की किस विशेषता को बड़ी बड़ी भारी विशेषता कहा है? समन्वय की, लोक मंगल की, स्व के बंधन की या भक्ति भावना की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्व के बंधन की जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, उसे बड़ी भारी विशेषता कहकर पुकारा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नए पुराने के विषय में द्विवेदी जी ने कौन सा विचार व्यक्त नहीं किया है? ध्यान देंगे, पूछा गया है कौन सा विचार व्यक्त नहीं किया है। ए, नए का त्याग प्रगति का सूचक है। बी, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। सी, हमें नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहिए। डी, हमें नए और पुराने की परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात कही है द्विवेदी जी ने, हमें नई अनुसंधित्सा के निश्चय में चूर होकर अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये बात भी कही है। जहां उन्होंने बंदरिया और मरे बच्चे का प्रसंग उठाया है वहां उन्होंने यही बात की है। लेकिन ये नहीं कहा है कि नए का त्याग प्रगति का सूचक है। उन्होंने कहा है कि नया हो या पुराना, समय की कसौटी पर कसकर, प्रासंगिकता की कसौटी पर जांच कर हमारे लिए जो उपयोगी हो, जो महत्वपूर्ण हो, जो प्रासंगिक हो, हमें उसे ग्रहण कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है पंक्ति के माध्यम से किस आदर्श की ओर संकेत किया है? ए है लोक कल्याण का आदर्श, बी अपने ही बंधनों में स्वयं को बांधने का आदर्श, सी समता का आदर्श या डी आत्म बलिदान का आदर्श? तो दोस्तों बहुत सरल सा सवाल है आप लोगों के लिए, चुटकियों में हल कर देंगे आप। बी इसका सही उत्तर है। अपने ही बंधनों में स्वयं को बांधने का जो आदर्श है वो मनुष्य का सभी के लिए समान आदर्श है। तो हमारा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, मनुष्य और पशु आहार निद्रा में आदि में समान है, परंतु फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, क्यों? संयम के गुण के कारण, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना के कारण, श्रद्धा तप त्याग आदि स्वयं के उद्भावित बंधनों के कारण, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये तीनों कारणों से मनुष्य पशु से भिन्न है, क्योंकि संयम पशुओं में नहीं होता, मनुष्य में होता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदनशीलता पशुओं में नहीं होती, मनुष्य में होती है। श्रद्धा तप त्याग आदि की जो भावनाएं हैं, जो बंधन है, जो मनुष्य ने स्वयं अपने लिए निर्धारित किए हैं, वे भी मनुष्य में ही होते हैं, पशुओं में नहीं होते। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उपर्युक्त सभी। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई पंक्ति में बूढ़ा किसे कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को, जयप्रकाश नारायण को, महात्मा गांधी को या विनोबा भावे को? तो इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। तो इस प्रसंग से भी ये बात जाहिर हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। इंद्रिय सुख के विषय में न सोचकर भगवत भक्ति करो। बी भौतिक सुख सुविधा के विकास की अपेक्षा आंतरिक मानवीय गुणों के विकास पर ध्यान दो। सी विज्ञान की अपेक्षा धर्मशास्त्रों में निहित ज्ञान पर ध्यान दो। सी हिंसा की अपेक्षा अहिंसा के मार्ग पर चलो। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाहर नहीं यानी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ नहीं, बल्कि आंतरिक मानवीय गुणों के विकास पर, यानी आंतरिक की ओर देखो, यानी आंतरिक मानवीय गुणों के विकास पर ध्यान दो। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, सफलता और चरितार्थता के विषय में सत्य कथन है। ए अभ्यास और तपस्या से व्यक्ति सफल हो सकता है, परंतु चरितार्थता नहीं पा सकता।
बी, सफलता और चरितार्थता में मूलतः कोई अंतर नहीं है। सी, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचना ही चरितार्थता है। डी, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से सफलता प्राप्त होती है और प्रेम, मैत्री, त्याग, लोकमंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देना ही चरितार्थता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बाकी तीनों बातें असत्य हैं, केवल सत्य कथन है डी। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है? बर्बरता, क्रोध, ईर्ष्या या वैर? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, बर्बरता का प्रतीक है अपने नाखूनों का बढ़ना। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार नाखूनों को काट देना किसका प्रतीक है? सभ्यता के विकास का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन का, बर्बरता के नाश का, उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों स्वनिर्धारित आत्मबंधन का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य अपने अपने लिए ये स्वयं बंधन बनाया है कि नाखून बढ़े तो उन्हें काट देना चाहिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, पंक्ति लेखक के किस सकारात्मक चिंतन की संकेतक है? मनुष्य सदैव सभ्य बना रहेगा, मनुष्य बर्बरता त्याग देगा, मनुष्य के मानवीय गुण बर्बरता के को सृष्टि पर हावी नहीं होने देंगे, मनुष्य प्राचीन आदर्श को नहीं त्यागेगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखक सकारात्मक हैं कि मनुष्य के मानवीय गुण बर्बरता को सृष्टि पर हावी नहीं होने देंगे, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर है सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के माध्यम से क्या संदेश दिया है? व्यक्ति को नए पुराने की जांच कर हितकर को ग्रहण कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, मानवता के विकास के लिए स्व का बंधन अनिवार्य है, सी, मनुष्य का भौतिक संसाधनों के विकास की अपेक्षा आंतरिक गुणों के विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही चरितार्थता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, डी, मानवीय गुणों के विकास के लिए आत्मरक्षा के उपायों का विकास करना अनिवार्य है। आइए देखते हैं कूट। पहले देखते हैं, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो पहली पंक्ति का जो संदेश है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेखक ने कहा है व्यक्ति को नए पुराने की जांच कर हितकर को ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, मानवता के विकास के लिए स्व का बंधन अनिवार्य है, यह संदेश भी दिया गया है। मनुष्य का भौतिक संसाधनों के विकास की अपेक्षा आंतरिक गुणों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, इसे को कर लेंगे क्योंकि यही चरितार्थता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। तो कूट में पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों विकल्प सही हैं। आइए कूट देखते हैं। कूट में पहला, दूसरा और तीसरा ये सी विकल्प में आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने बच्चों के लिए क्या जानना, द्विवेदी जी बच्चों के लिए क्या जानना अच्छा मानते हैं? ने हटा देंगे। ए, नाखून का काटना अनिवार्य है, भविष्य निर्माण के लिए कड़ा अध्ययन अनिवार्य है, अहिंसा का पालन अनिवार्य है, या अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्विवेदी जी चाहते हैं कि बच्चे आज से ही ये जान लें कि कठोर परिश्रम से, संघर्ष से जो कुछ अर्जित किया जाता है वो मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाता है, महिमामय बनाता है। इसलिए ये बात जानना जरूरी है। ताकि क्यों ऐसा जानना जरूरी है? क्योंकि ऐसा जानने से ही बच्चों के आंतरिक गुणों का विकास होगा। वे बाहरी सफलता की ओर नहीं दौड़ेंगे बल्कि आंतरिक सफलता की ओर दौड़ेंगे, और जिनके मानवीय आंतरिक गुण विकसित होते हैं वे विषम से विषम, विकट से विकट परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं, हताश और निराश नहीं होते हैं। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक किसे कहा है? नाखूनों को, दांतों को, लोहे के अस्त्रों को, या आधुनिक अस्त्रों को? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। आगे चलें। आज से हजारों वर्ष पहले गौड़ देश के और दाक्षिणात्य लोग किस प्रकार के नाखून पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग वर्तुलाकार और दाक्षिणात्य लोग चंद्राकार नाखून पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग दंतुल और दाक्षिणात्य त्रिकोण नाखून पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग छोटे और दाक्षिणात्य लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न,
द्विवेदी जी ने अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या बताया है? स्वाधीनता, स्वतंत्रता, अनधीनता या अनधिकार। तो सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। अनधीनता को उन्होंने इंडिपेंडेंस का सही हिंदी पर्याय शब्द माना है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने चर्चा की नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शीरीष के फूल निबंध पर हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो उनके जीवन और कृतित्व के विषय में जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप उन सत्रों में देख सकते हैं, ताकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित हर प्रश्न का जवाब, सही जवाब मैं कहूंगी, आप परीक्षा में दे सकें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।